हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या चैनल पर। कल आप लोगों का हिस्ट्री का टेस्ट हुआ था। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारा फैक्ट है। इसीलिए जो बच्चे बीपीएससी का टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं उसके लिए तो फायदेमंद है ही। साथ साथ सारे बच्चे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं सबके लिए बराबर रूप से फायदेमंद है। इसलिए आप लोग लगातार इसको देखते रहे और इसका फायदा उठाते रहे। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोड ऑफ जेंटू लॉज किस प्राचीन पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है? पहले हम आंसर देखते फिर इस पे आगे चर्चा करेंगे। इसका आंसर है मनुस्मृति का। देखिए, हुआ ये था, कुछ मैं इसके पीछे की कहानी बता दूं कि 18वीं शताब्दी तक, खासकर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, अ, जो पहले भारतीय सभ्यता में जितनी भी बुक लिखी गई थी, जो आप नाम देख रहे हैं, विज्ञान शकुंतलम, भगवद गीता, मनुस्मृति, बहुत सारा, महाभारत, बहुत सारा, तो ये सब नो डाउट कि भारतीय संस्कृति को सजो के तो रखी हुई थी, लेकिन इस पे वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान का कार्य शुरू नहीं हुआ था। ये कार्य कब शुरू हुआ? ये कार्य शुरू हुआ जब अंग्रेज भारत आए और उसके बाद धीरे-धीरे वो भारत में आके ये सोचे कि नहीं, अगर मुझे भारत पे कुछ ज़्यादा दिन तक यहाँ पे शासन करना है, तो हमें जानना होगा, इसकी संस्कृति को जानना होगा। इसलिए उन्होंने अनुसंधान करना शुरू किया और धीरे-धीरे जितने भी प्राचीन भारतीय काव्य है, उनका अंग्रेजी में रूपांतरण करना शुरू किया, शासन व्यवस्था में सही पकड़ बनाने के लिए। तो 1776 में इस क्रम में क्या-क्या हुआ? 1776 में विलियम जोन्स जो है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। किस नाम से? वो करते हैं, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं मनुस्मृति का, विलियम जोन्स। कुछ मैं फैक्ट बताते जा रहा हूँ। 1784 में क्या हुआ था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान का स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। भगवती गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंसन द्वारा किया गया था। और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद ये भी किया गया था सर विलियम जोन्स द्वारा 1789 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 3 स्टार मार्क का है, इसे मैं टिक लगा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। आप अगर कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि इससे इर्द-गिर्द क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे बिहार का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, या पेट का एग्जाम जो यूपी में होता है, या कोई भी एग्जाम हो। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए मैंने जितना भी फैक्ट हो सकता है, तो वो सारा फैक्ट आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे देखते हैं, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन आपको 3 दिया गया है, राजस्थान के बागौर से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी। ये 3 ऑप्शन है, 2 तो कॉमन रहता है, उसको बताने का ज़रूरत नहीं रिपीट करने का। इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों है? क्योंकि देखिए, पशुपालन के जो साक्ष्य है, ये 2 जगह से मिल रहा है, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हमेशा एग्ज़ाम में आने का प्रोबेबल इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रहा। मध्य मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के भोगोल, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ के उत्खनन से क्या हुआ? पशुपालन और शिकार पता चलता है। कुछ-कुछ इससे रिलेटेड और बात कर लेते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर में बेलन घाटी है, ये जो जगह है बेलन घाटी, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। क्यों है जगह? देखिए, पुरापाषाण की तीनों अवस्थाएँ, पुरापाषाण में 3 अवस्था थी। कौन-कौन सी? एक थी पुरापाषाण में नव पुरापाषाण, एक था मध्य पुरापाषाण, एक था उत्तर पुरापाषाण। पुरापाषाण में भी 3 प्रकार थी, ठीक है? तो ये तीनों पुरापाषाण काल जो है, ये हमको बेलन घाटी में मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन अवस्था भी पाई जाती है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण ये जगह है। मिर्ज़ापुर में पड़ता है ये बेलन घाटी। इसे बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएँ प्लस मध्य पाषाण काल और पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों अवस्थाएँ यहाँ पे मिलती है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में अवस्थित बेलन घाटी से। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, ताम्रपाषाण कालिक दैमाबाद किस नदी तट पर स्थित था? दैमाबाद जो है ताम्रपाषाणिक स्थल में बहुत फेमस था। ये कहाँ है? ये गोदावरी में। ये सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ये दैमाबाद में है, गोदावरी नदी के किनारे। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जोड़वीय संस्कृति, दैमाबाद जोड़वीय संस्कृति के अंतर्गत आता है। और जोड़वीय संस्कृति का सबसे बड़ा स्तर कौन-सा है? दैमाबाद है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ दे कि जोड़वीय संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? आपका जवाब होना चाहिए दैमाबाद।
यहाँ पे कांसे की वस्तुएं बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है, क्योंकि देखिए ताम्रपाषाण कालिक स्थल में कांसे का चीज बहुत ज्यादा मिलता है। दैमाबाद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैमाबाद जोरवे संस्कृति में, प्लस जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है ये। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ऐसा फैक्ट मैं बताने वाला हूँ, हो सकता है कि आप लोग में से कुछ बच्चे तो जानते होंगे, लेकिन सारे बच्चे नहीं जानते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ आगे आपको। जो 3 कथन दिया है, इस पे विचार करना है, उसके बाद इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है? पहले कथन क्या है? एक है उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। तीसरा है उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या-क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आपका 3 कथन दिया गया है। अब आपको ये कथन के आधार पे बताना है कि इसमें से कौन-सा सही है। इसका ऑप्शन आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों होगा? आगे देखिए। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत हो गई, बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन दूसरा जो कथन है वो गलत है। कथन क्या है? कथन देखिए, आप यहाँ पे कथन दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र नहीं थे। इंद्र का स्थान अब जो है प्रजापति ने ले लिया। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति है। अब यहाँ पे देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। वैदिक काल में आश्रम अर्थात जीवन के 4 स्पष्ट नहीं हुए थे। वैदिक काल में स्पष्ट नहीं हुए थे। उत्तर वैदिक कालिक ग्रंथों में हमें 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि एनसीईआरटी के बुक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है कि वैदिक काल में तो 4 स्पष्ट नहीं पता चलता है, लेकिन वैदिकोत्तर का मतलब होता है वैदिक के बाद, वहां पे 4 अवस्था पता चलता है। लेकिन उत्तर वैदिक आने के बाद क्या होता है, ये जो चौथा अवस्था है संन्यास, ये पता नहीं चलता है। एनसीईआरटी में ये लिखा गया है कि एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ 3 आश्रम है, उसका पता चलता है उत्तर वैदिक काल में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। आपका ये कहना होगा अगर 3 पता चलता है, इसका मतलब ये कथन गलत है। एक्चुअली वैदिकोत्तर को बहुत आदमी, बहुत सारे राइटर उत्तर वैदिक के रूप में भी देखते हैं। तो इसको इस तरह से लिया जा सकता है। बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी जो है, वहाँ पे इस तरह का चीज़ लिखा गया है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है, चूँकि अब जो हम लोग का सब फॉलो किया जाता है, तो यही किया जाता है कि वैदिक काल में 3 अवस्था का पता चलता है, उत्तर वैदिक काल में 4 अवस्था का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में एक जगह क्लियर रूप से लिखा गया है। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक ने वज्जी संघ को अपने राज्य में मिला लिया? इसका जवाब होगा अजातशत्रु। ठीक है? बिंबिसार, इसका कुछ मैं पॉइंट, 1-2 पॉइंट बता देता हूँ कि बिंबिसार जो है अंग को जीतकर उसका शासक अजातशत्रु को बना देता है। देखिए, कुछ कहानी क्या होता है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बाद में बिंबिसार को कैदी बना लेता है। ठीक है? और अजातशत्रु ने लगभग बहुत सारे जगहों पे अजातशत्रु भी जीता था। अजातशत्रु अपने शासनकाल में राज्य विस्तार करते हुए वज्जी संघ को पराजित किया। एक्चुअली वैशाली को इसने जीत लिया, तो चूंकि वैशाली वज्जी संघ में था, इसलिए वज्जी संघ को अजातशत्रु ने पराजित कर दिया, ये हम लोग मानते हैं। उदयन या उदयन पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, ये आप लोग में से सारे बच्चे जानते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन या उदयन का है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? भूमि कर। इसका आंसर होगा सीताध्यक्ष। बाकी जो है अंकराध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष, ये क्या थे, ये बता रहा हूँ। सीताध्यक्ष, जैसे आंसर में ये पता है, ये कृषि भूमि का अध्यक्ष था, और ये भूमि कर वसूलने का कार्य करता था सीताध्यक्ष। और जो शुल्काध्यक्ष था, ये क्या था, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार पर कर वसूलता था। देखिए, भूमि कर के अलावा जो व्यवसाय होता है, उस समय जो भी व्यवसाय था, उस पे जो कर लगता था, उसका वसूली का काम शुल्काध्यक्ष करता था। और आंकड़ाध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था, जो खान थे उसका नियंत्रण था आंकड़ाध्यक्ष के पास। सीताध्यक्ष भूमि कर वसूलने वाला था। अब देखिए, कभी कभी बच्चे सीताध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों कर वसूलता है, शुल्क उसी। देखिए, इस तरह से आप याद रखते हैं, भूमि कर सीता अध्यक्ष, क्यों? सीता माता का जन्म कहा जाता है कि भूमि से हुआ है, और यहाँ पे सीताध्यक्ष, तो जहाँ पे सीताध्यक्ष है वो भूमि से आप जोड़ के
आराम से जवाब दे सकते हैं। सीता माता का जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए भूमि कर वसूलने वाले को सीताध्यक्ष कहा जाता है। और व्यवसाय से जो कर वसूला जाता था, उसका अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष कहलाता था। तो जो लास्ट है आंकड़ाध्यक्ष, ये खानों का नियंत्रण करता है। ठीक है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया? इस तरह के सवाल, ये झील जो है, इस तरह के सवाल, इस झील के रिलेटेड बहुत सारा सवाल हर एग्जाम में आता है। इसलिए मैंने भी यहाँ पे पुट किया है कि आप लोग का थोड़ा समझ और मैं विकसित करूं। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये गिरनार क्षेत्र में पानी की बहुत जरूरत थी, इसको ध्यान में रखते हुए सुदर्शन झील का निर्माण करवाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कब? उसके बाद अशोक ने ईसापुर तीसरी शताब्दी में इससे नहर निकाला। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है पहले सुदर्शन झील का निर्माण कराते हैं और फिर अशोक वहां से नहर का निर्माण कराते हैं। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य भी इससे रिलेटेड है, अशोक भी रिलेटेड है। अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है झील का निर्माण। झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि कौन कौन रिलेटेड है, तब अशोक भी नाम आ जाएगा। और बाद में जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील का मरम्मत कराया। बाद में गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि सुदर्शन झील झील का निर्माण किसने किया, आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ होगा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील से संबंधित शासकों का नाम बताएं, तब क्या क्या होगा? तब ये सारा नाम आपके जहन में आना चाहिए। बिल्कुल आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये चारों सुदर्शन झील से संबंधित है। अगला क्वेश्चन से पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग अभी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसका शेड्यूल क्या है। कुछ शेड्यूल आप लोग को दिया गया है, आगे का कुछ शेड्यूल मैं बता देता हूँ। जैसे जनरल साइंस 18 को है, 18 मतलब आज रात को जनरल साइंस होगा। मैथ रीजनिंग ये 19 को है। ज्योग्राफी 20, बिहार करंट एंड बिहार स्पेशल 21, पॉलिटी 22, करंट अफेयर्स 23, इकोनॉमिक्स 24, हिस्ट्री 25 और मैथ एंड रीजनिंग 26। कि इसमें से सिर्फ एक जो पेपर है टेस्ट नंबर 16 बिहार करंट एंड बिहार स्पेशल, ये सिर्फ बीपीएससी वाले बच्चे के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं तो इसके अलावा जितना भी एग्जाम है, जितना भी टेस्ट है, चाहे मैथ का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो या हिस्ट्री का हो, ये सारा टेस्ट जो है इस तरह से डिजाइन किया गया कि आप सबको इसका फायदा होगा। इसके अलावा जब जब हम लोग कोई भी टेस्ट का चर्चा करेंगे, चाहे हिस्ट्री का करें, चाहे ज्योग्राफी का करें, हम लोग उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन सिर्फ बिहार करंट और बिहार स्पेशल को छोड़ के जितना भी टेस्ट होगा, वो आप सब बच्चों को समान रूप से फायदा करेगा। आईएएस का बच्चा हो, अगले साल टारगेट पीटी लेके चल रहा है, तो अभी से आप लोग टेस्ट सीरीज में सारा क्वेश्चन बनाएं। या यूपी का पीटी का एग्जाम होने होने वाला है, उसके लिए फायदेमंद करेगा होगा। बिहार टीचर एग्जाम है, उसके लिए फायदेमंद है। ये सबके लिए समान रूप से फायदा करेगा। ठीक है। अ, आगे हम लोग ये बता दें कि जो हमारा यज्ञ विद्या का अ, चैनल है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। साथ ही साथ यूट्यूब से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग, आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किसी भी तरह से दूसरे इंस्टीट्यूट से कम नहीं है, जब बल्कि ज़्यादा ही है। हो सकता है कि अभी हम लोग चार्ज नहीं करते, तो कहीं ऐसा आप ना सोचें कि फ्री में तो चलो पढ़े या ना पढ़े कोई अंतर नहीं। मैं आप लोग की भलाई के लिए कर रहा हूँ। कल आपको अफ़सोस होगा जब आपको पता चलेगा कि इसमें हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। इसलिए बच्चे, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बच्चा फ़ायदा उठा ले, आप लोग पीछे हो जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप लोग शेयर करें, आप लोग यूट्यूब पे क्लास को बहुत अच्छे से देखिए। हम लोग नया-नया सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं, आपको पता होगा, हमेशा एक नया सेगमेंट शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले करंट का सेगमेंट था। आने वाले दिनों में मैथ पे सेगमेंट होने वाला है, जिससे, क्योंकि मैथ सारे एग्ज़ाम में समान रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो बहुत सारा आप लोग इसको ध्यान से देखने का ज़रूरत है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। उसमें शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख में मिलता है। कुछ हम लोग इसके बारे में डिटेल देखते हैं, क्योंकि 2 अभिलेख और दिया गया, सारनाथ अभिलेख और बेसनगर अभिलेख। तो इसके बारे में भी जान रहे थे, ये क्या था? देखिए, पुष्मित शुंग जो था, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईस्वी पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी, पुष्मित शुंग ने। और धनदेव के अयोध्या लेख से पता चलता है कि पुष्मित शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक। साथ में आपको दिया गया है
सारनाथ अभिलेख ये किससे संबंधित है? तो सारनाथ अभिलेख अशोक से संबंधित है। साथ ही साथ विजयनगर अभिलेख ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हेलियोडोरस से। ये कौन थे? ये शुंग वंश में यूनानी राजदूत थे। इन्होंने विजयनगर अभिलेख बनाया। निम्नलिखित राजपूत वंश में कितने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना किया था? बहुत बार आप लोगों ने पूछा दिल्ली का शासक, दिल्ली का स्थापक कौन था? तो ये था तोमर वंश। तोमर वंश के शासक ने दिल्ली का स्थापना किया था। किसने? तोमर वंश के अनंगपाल ने दिल्ली शहर का किया था। कुछ और फैक्ट है उसको देख लीजिए। चंद्रोदय की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। जवान शासक ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। अब परमार वंश का शासन मालवा में स्थापित हुआ था। मालवा कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसका जवाब है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और विजय प्राप्त किया था। कब किया था देखिए, 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय प्राप्त की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दी। ये दोनों महाविद्यालय था उस समय का फेमस। तो ये इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी बहुत बड़ा नाम है। हम लोग बख्तियार खिलजी के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। तो 1193 से 1202 के बीच में इनका आक्रमण होता है बिहार पर। उसके बाद 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बख्तियार खिलजी कहाँ पे आक्रमण करता है? तो वो करता है बंगाल पे। उस समय बंगाल पर सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। तब जब बख्तियार खिलजी बंगाल पे अटैक करता है तो शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। वो अपना राज छोड़कर लखनौती वो अपना राज छोड़ देता है और लखनौती पर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो जाता है। लखनौती पर अधिकार का मतलब हो गया कि बंगाल पे अधिकार हो गया। अगर कोई भी आदमी किसी देश या किसी प्रदेश की राजधानी पे जीत लेता है तो इसका मतलब है कि वो पूरा प्रदेश उसके शासन के अंतर्गत आ जाता है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहते थे जिसका विरोध उलेमा लोगों ने किया था। जो संपूर्ण विश्व को जीतने तथा नवीन धर्म चलाने की अभिलाषा रखता था किंतु उलेमा वर्ग के विरोध था दिल्ली के कोतवाल। इसको ध्यान रखिए, अल्लाउल मुल्क। अलाउल मुल्क की सलाह पे उसने वे विचार त्याग दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म शुरू करना चाह रहे थे तो उलेमा वर्ग ने बहुत ज्यादा विरोध किया। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचे कि चलो मैं धर्म को नया धर्म नहीं लेके आता हूँ। और इस मामले में कन्विंस कौन करता है? तो कन्विंस जो अलाउद्दीन मुल्क कन्विंस करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि इतना विरोध हो रहा है तो नया धर्म लेके आप मत आए, नहीं तो बहुत ज्यादा आपके अगेंस्ट में विरोध हो जाएगा, दिक्कत होगा। इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म लाने का विचार त्याग दिया। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित तथा आयुर्विज्ञान समेत अनेक विषयों का ज्ञाता था, कौन था? ये है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए 2 ऑप्शन है, सिकंदर लोदी और मोहम्मद बिन तुगलक। इस बीच में बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। बहुत सारे बच्चे सिकंदर लोदी पे भी टिक लगा देंगे कि वो भी बहुत विद्वान था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आएगा तो उसमें आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी तक इनका शासन था। ये सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक थे। वो खगोलशास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान समेत अनेक विद्याओं में निपुण थे। तब के सर्व तब के सर्व नामक कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल वन लाइनर है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन हर एग्जाम में एसएससी से लेके स्टेट सिविल सर्विस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। आईएएस में हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है आज का वन लाइनर, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का जरूर देख के जाए क्योंकि समय बहुत कम लगता है देखने में। लेकिन अगर आप एक बार देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो आपके दिमाग पे बहुत दिन तक उसका छाप रहता है। तो इस तरह की चीज को हमेशा देखते रहें, कब जाने किस एग्जाम में आ जाए। फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 नहरों का निर्माण किया था और उसपे हक ए सरब नामक सिंचाई कर लगाया। 5 नहरों का निर्माण किया, उस नहर से किसानों को पानी दिया गया और नहर से पानी देने के बदले फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सरब नामक सिंचाई कर वसूल किया। और ये कितना होता था? ये तो होता था कुल पैदावार का 1/10। तो अगर किसी आदमी को किसी 100 केजी हुआ है तो उसको 10 केजी लगान के रूप में देना होगा, टैक्स के रूप में देना होगा। टैक्स का ये लगान नहीं, टैक्स के रूप में देना होगा।
अगर किसी को 10 केजी होता है पैदावार तो उसको 1 केजी देना होगा। यह शुल्क लगता था टोटल पैदावार पे लगता था, कोई फिक्स नहीं रहता था शुरू में, जितना पैदावार होता था उस हिसाब से शुल्क लगाया जाता था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद की घोषणा की? इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, इसको जरूर देखिएगा। जिहाद की घोषणा एक दो बार आया है, लेकिन लगा बिहार में ये क्वेश्चन कम आया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिए। एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने का चांसेज है। बाकी जितने भी एग्जाम में पीटी एग्जाम आने वाला है उसमें भी क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। किस युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद का घोषणा किया था? इसका आंसर है खानवा का युद्ध। हम लोग बाकी युद्ध को भी देख लेते हैं, किसके बीच हुआ, कब हुआ। देखिए, खानवा का युद्ध में सबसे पहले जिहाद की घोषणा किया था बाबर ने। ये युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ। सारा युद्ध जो मैं बता रहा हूँ सब में बाबर की विजय होती है। इसी विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद की घोषणा की। चंदेरी का युद्ध कब होता है? यह युद्ध होता है 1528 में। किसके बीच होता है? तो ये होता है बाबर और इब्राहिम इब्राहिम लोदी के बीच में। सॉरी, चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के बीच में। एक युद्ध दिया गया, दो युद्ध के बाद दिया गया पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध हो जाता है 1506, तो आप लोग सबको पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी। तीन युद्ध हो गया, बाबर ने एक चौथा युद्ध भी लड़ा था, वो था घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, होता है 1529 में, बाबर और अफगान शासकों के बीच में। कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि इसका क्रम बताने के लिए, क्योंकि लगातार 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी और 1529 आगरा, इसका क्रम पूछ देता है। अब इसका क्रम आप कैसे याद रखेंगे? इसका क्रम को इस तरह याद रख सकते हैं, पहले पानीपत आता है, फिर आता है चंदेरी, भागवा। तो आप इससे याद कर सकते हैं, पानी पी के खाना खाया, पानी पी के खाना खाया। उसके बाद 28 में होता है चंदेरी, पानी पी के खाना खाया, चांद देखा, घर चला गया। पानी पी के खाना खाया, चांद देखा, घर चला गया। पानी से हो गया पानीपत, खाना खाया खानवा, चांद देखा चंदेरी, घर चला गया घाघरा। याद करना आसान होगा क्योंकि हर साल लगातार हो रहा है, 26, 27, 28, 29। तो ये क्रम पूछ सकता है, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये आप लोग बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। कुछ बच्चे जो नया नया तैयारी शुरू किए शायद उसे ध्यान में नहीं होगा, तो ध्यान दीजिए, ये थे टोडरमल। टोडरमल के जो है आईने दसाला पद्धति लेके आए थे। एक्चुअली ये होता क्या था? ये जो था, आपको ये पैदाइश का भूमि पे कितना कर लगाया जाए उसके लिए पद्धति लेके आया गया था टोडरमल के द्वारा। ठीक है, इसलिए इस पद्धति को टोडरमल पद्धति भी कहा जाता है। टोडरमल था, शाह मसूद ने इसकी सहायता की थी। देखिए, टोडरमल को सब जानता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि टोडरमल के आईने दसाला पद्धति में किसने सहायता किया था, तो आंसर हो जाएगा आपको शाह मसूद। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें अकबर। देखिए, 1599 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारियों ने पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का गठन किया। बहुत लंबा नाम है। मैं आपको बता दूं कि पहले पहले का मतलब है कि लगभग 15 साल पहले, शायद आप लोग के पास आईएएस का क्वेश्चन नहीं होगा, लगभग 1994 से लेके अगर आप 2008 या 9 तक का अगर आईएएस का भी क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह का सवाल 2-3 बार आया हुआ है। जो इंग्लैंड का कंपनी था उसका नाम क्या था? तो नाम था उसका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडी। 1599 ईस्वी में स्थापना हुआ। क्वेश्चन है कि किसके समय, उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो ये क्वेश्चन में परेशान होने का जरूरत नहीं, इसमें किसी चीज का हमको ध्यान नहीं रखना है, ये क्या है ये क्या है। 1599 ईस्वी है तो मुगल बादशाह कौन होंगे? मुगल बादशाह अकबर होंगे। क्यों? अकबर जो है 1556 में
पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद अकबर बने थे राजा। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक अकबर मुगल बादशाह थे। उसके बीच में कोई भी काम होगा तो अकबर ही मुगल बादशाह होंगे। ये समय है 1599 ईस्वी का, इसलिए इस समय भी अकबर मुगल बादशाह थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? आंसर हो जाएगा सूरत। इसे भी ध्यान रखिए। देखिए जो भी इंग्लिश कंपनी हो गया या आपको क्या कहते हैं फ्रांस कंपनी हो गया, कोई भी कंपनी आता है उसका एक अलग नाम है। उस नाम को अभी आप लोग ध्यान रखिएगा कि उस कंपनी का नाम किस तरह है। जैसे अभी आपने इंग्लैंड कंपनी का नाम देखा, अब आपको देखिए फ्रांसिस कंपनी का नाम है कंपनी डेस इंडियस ओरिएंटलेस। ओरिएंटलेस इसे ध्यान रखिएगा कि लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 ईस्वी में। और उसका नाम क्या था? कंपनी डेस इंडियस ओरिएंटेस कहा गया था। और 1667 में फ्रांसीसी केरो के नेतृत्व में एक दल भारत आया और 1668 में सूरत में कंपनी की स्थापना हुआ। देखिए 1600 कालक्रम, देखिए कालक्रम क्या है? 1664। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ। उसका नाम क्या था? तो नाम है कंपनी डैश इंडियस ओरिएंटलेस। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना होता है जिसका नाम है कंपनी डैश इंडियस ओरिएंटलेस। ये नाम है फ्रांसीसी कंपनी का। 64 के बाद समय आता है 1667। इसमें क्या होता है? इसमें फ्रांसिस कैरी के नेतृत्व में एक दल भारत आता है और तीसरा साल होता है 1668। इस समय क्या होता है? इस समय सूरत में कंपनी अपना पहला स्थापना करता है। सूरत में अपना पहला कंपनी का स्थापना करता है फ्रांसीसी ने। ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि यज्ञ विद्या को आप लोग यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड कीजिए। देखिए हर दिन रात को 10 बजे नया क्वेश्चन आपके ऐप पे आ जाता है। जो बच्चे नया जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, अभी आप लोग पुराने पीछे देखेंगे, शेड्यूल भी आपको दिया गया है कि अगले कुछ दिनों तक क्या-क्या टेस्ट होने वाला है। जो बच्चा नया है उसके लिए दोहराना चाहता हूँ कि 5 अगस्त से हम लोग का टेस्ट हो रहा है। जो बच्चा अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है, ऐप पे सारा टेस्ट मौजूद है। आप लोग जाएँ, आंसर देखिए कितना आप बना सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो जितना भी टेस्ट हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यज्ञ विद्या यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाइए, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझाया गया है, उसको देखिए। टेलीग्राम्स को ज्वाइन करें, जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट है हम लोग सब जगह अवेलेबल है। आप लोग जाएँ, चाहे कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मेरी टीम से, हमारे यज्ञ विद्या की टीम के पास आके आप लोग मिल सकते हैं, अपना क्वेरी रख सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ये आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। देखिए बंगाल मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर, जो मुगल सम्राट नियुक्त करता है वो है मुर्शिद कुली। फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। उसकी मृत्यु के बाद दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का गवर्नर, जिसे सूबेदार भी कहते हैं, वो बन गया। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा उसको मान्यता भी दे दिया गया था। तब मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। वेलजरी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? यह है हैदराबाद के निजाम। कुछ मैं ट्रिक आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा कि वेलजरी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज क्या है, क्रम क्या है? हैदराबाद, मैसूर, संजौल, अवध, पेशवा, बराड़ के भोसले और सिंधिया। देखिए इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिसको ट्रिक कहा जाता है। इसे इस तरह याद कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आप लोग को जितने भी प्रदेश है, ऊपर-नीचे पूछ दिया जाएगा। पूछा जाएगा इसको क्रम से सजाने के लिए, किसका क्रम सही है, कौन पहले सहायक संधि स्वीकार किया था, तो इसका एक है। क्या ट्रिक है ये देखिए, एचएमटी। आप लोग में से पता नहीं कितने बच्चे जानते हैं कि एचएमटी जो है कुछ साल पहले तक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, वॉच मैन्युफैक्चर करती थी। हिंदुस्तान मोटर टूल्स इसका नाम है। इससे हम याद कर सकते हैं, एच से हो जाता है हैदराबाद, एम से मैसूर, टी से तंजौर। एचएमटी, ए पी बी एस, अवध, पेशवा, बराड़ के भोसले और सिंधिया। ईयर भी लगातार है, 1 साल का गैप है लेकिन बाद में 2 1 साल हो जाता है। हैदराबाद देखिए ध्यान से, हैदराबाद 70 98 98, मैसूर 99 और तंजौर भी 99 है। उसके बाद 1 साल का गैप है, अवध
1801 पेशवा 1802 बरार 3 सिंधिया 4 एचएमटी एपीबीएस एचएमटी एपीबीएस ठीक है। एक और चीज मैं बताऊंगा कि देखिए ये बेलजरी ने सहायक संधि जो बनाया था इससे पहले भी इस तरह की व्यवस्था थी लेकिन इसको ढांचागत रूप जो है बेलजली ने दिया था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन है तो ये हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन आएगा सिर्फ ध्यान दीजिए अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया बेलजली का नाम अगर नहीं होगा तब आपको लगाना होगा जवाब अवध क्योंकि अवध ने 1765 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। दोबारा फिर वो जाके बेल्जेरी के शासनकाल में स्वीकार किया लेकिन सबसे पहले 1765 में उसने स्वीकार किया। तो अगर क्वेश्चन में रहेगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है तो अवध। लेकिन बेल्जेरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला प्रदेश हैदराबाद। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक सीरियल एचएमटी एपीबीएस याद रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं इल्बर्ट विवाद किससे संबंधित है। आप लोग में सारे बच्चे जानते होंगे इल्बर्ट क्या था तो उसका ऑप्शन है इसको देखते हैं। आंसर इसका यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई रोक को हटाया जाना। इल्बर्ट बिल क्या था देखिए इल्बर्ट बिल आया था 1883 में आया था। इसमें यह अधिकार दिया गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनको भी समान अधिकार दिया गया था कि वो भी किसी अंग्रेज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती तो वो भी जज बन सकते उनको भी अधिकार दिया गया था भारतीय को भी। इसके अगेंस्ट में जो यहाँ के अंग्रेज थे उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया कि नहीं इतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए ये गलत है। ये था इल्बर्ट का विवाद। फिर गवर्नर इल्बर्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन की परिषद का विधि सदस्य 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसके तहत जाति वेद पर आधारित सभी न्यायिक योग्यता समाप्त कर दी जाए। यूरोपीय लोगों इसे अपने विशेषाधिकार पर कुठाराघात माना। जैसा मैंने आपको बताया कि यूरोपीय लोगों को लगा कि एक भारतीय कैसे उनको सजा दे सकता है, ये कैसे कोई फैसला सुना सकता है। तो उनको लगा कि ये नहीं जो मेरा विशेषाधिकार है उसके खिलाफ ये एक कदम उठाया गया है। इसी विवाद के कारण 1884 में लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ये आपको ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा सर आर्टर कॉटन। ये वन लाइनर है। इसे आप लोग बस इस तरह ध्यान रख लीजिएगा। सर आर्टर कॉटन को सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में। एक्सप्लेनेशन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कौन इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। सही जवाब है लियाकत अली ने इलाहाबाद में जो 1857 का क्रांति था उसका नेतृत्व किया। देखिए 1857 के समय में हर जगह से कुछ न कुछ नायक थे नायिका थी जो अलग अलग प्रांत से क्या किए थे नेतृत्वकर्ता का रोल अदा किए थे। उस क्रम में लियाकत अली इलाहाबाद से सबसे नेतृत्व कर रहे थे। अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से, वो बरेली में खान बहादुर खान। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे बिहार में आरा से कौन थे कुंवर सिंह थे बाबू कुंवर सिंह थे। बहुत सारा ये क्रम 1857 एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है सेगमेंट है हिस्ट्री का जिससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आने का चांसेस रहता ही है। इसे 1857 की इस तरह की घटना को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। इक्का आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के बाराबंकी तथा हरदोई के किसानों के द्वारा ये शुरू किया गया था 1921 में इसका समय है। इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा निर्धारित लगान था क्योंकि 50% ज्यादा वसूल किया जा रहा था उसके अगेंस्ट में ये किसानों द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ के किसान हरदोई बाराबंकी और सीतापुर के किसानों के द्वारा। इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। आप लोग मदारी पासी का नाम सुनेंगे लेकिन कहाँ से ये संबंधित है? ये संबंधित है इक्का आंदोलन से जो कि हरदई बाराबंकी और सीतापुर के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसने विकास पर जोर दिया? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पे हंटर कमीशन के रिपोर्ट में जोर दिया गया था। देखिए जब 1554 में वुड डिस्पैच आया था उसकी समीक्षा के लिए 1882 में हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी कमेटी क्या कहती है प्राथमिक शिक्षा में सुधार पे जोर देती है। वो कहती है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसका जवाब स्वामी दयानंद सरस्वती है
आप लोग जानते होंगे। कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड है वो मैं बता देता हूँ। देखिए दयानंद सरस्वती जी जो है उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किए। ठीक है। और 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो ये है एक्सप्लेनेशन जो हमारा कल टेस्ट हुआ था। और ये मैं बता दूं कि सिंपल ये 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 70 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, 70 फैक्ट कवर हो जाते हैं। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग यज्ञ विद्या से जुड़िए। क्या सुझाव आपका है वो हमें बताएं, हम लोग उसे पूरा काम करेंगे उसे पूरा करने का। किसी तरह का कंफ्यूजन हो, क्या चाहते हैं वो भी बताएं। फिर हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं नया वीडियो लेके के लिए। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।